कैसे भी हो गई बेटा चालू। ओके अब जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, मतलब जो इवैल्यूएशन करते हैं पॉवर्टी का या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का, या तो इंडिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसका एक इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, अब इवैल्यूएट करते हैं कितनी गहराई है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, वो इवैल्यूएशन होता है और उसके बाद में उसका एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन कैसे करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। उसकी वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे एक साथ कम नहीं होंगे, मतलब एक साथ खत्म नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली खत्म होता है। ठीक है, तो जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं जो लोग इसका इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो वो सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्या देखते होंगे कि जिसकी वजह से उनको पता चलता होगा कि इंडिया के अंदर इतनी पॉवर्टी है, इंडिया के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लिटरेसी लेवल इतना है। ठीक है, तो सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी फ्रॉम मेनी इंडिकेटर्स बिसाइड लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यूजुअली क्या होता है कि पॉवर्टी, अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। द बेसिक थिंग विच पॉवर्टी डिफाइन इज कि आपकी इनकम कितनी है और साथ में आपका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब एक्सपेंस, जब जो हम कमाते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम, और जो हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपका एक्सपेंडिचर भी हाई होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ योर इनकम इज हायर देन योर एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी हायर। ठीक है, आज समझ लो मेरी ₹1,00,000 सैलरी है तो आई कैन ओन एनीथिंग। ठीक है, मैं जो उंगली करूंगा, जो भी मेरा बच्चा या मेरी बेटी या कोई भी मेरे घर में कोई भी अगर कोई उंगली करेगा तो मैं उसको लेके दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम हायर है तो मेरा एक्सपेंडिचर भी हायर होगा, एक्सपेंस भी हायर होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इफ आई एम ओनिंग, इफ माई इनकम इज 1 लाख पर मंथ, ठीक है, तो क्या मैं बीपीएल में आऊंगा? नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरी बेसिक नेसेसिटीज के अलावा मैं काफी सारी लग्जूरियस आइटम्स भी परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, पर उसके सामने अगर मान लो कि मेरी इनकम मंथली 3,000 रुपीज है, तो मैं 3,000 का एक्सपेंस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 3,000 का एक्सपेंस कर दिया तो मैं बेसिक नेसेसिटीज कैसे अवेल कर पाऊंगा? ठीक है, हालांकि ये 3,000 में भी बेसिक नेसेसिटीज सारी अवेल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकम को देखते मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में हूं। ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम एक फिक्स्ड रेशियो से कम है, दैट्स व्हाई आई एम इन बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। पता चला? अब इसके अलावा मतलब ये तो है ही कि इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, इसके अनुसार तो हम लोग पता लगा सकते हैं, मतलब ये लोग पता लगाते हैं कि कितने लोग पॉवर्टी में है और कितने लोग पॉवर्टी से बाहर है, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन में कितने आते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने आते हैं। ठीक है, पर इसके अलावा और भी सारे इंडिकेटर्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी रेशियो क्या है, ठीक है, और कितना है। तो वो कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इसमें से कुछ 5 इंडिकेटर्स तुम लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहला है इलिटरेसी लेवल, जो जिनकी इनकम, जो लोग इंडिया में है जिनकी इनकम एक प्रीफिक्स्ड रेशियो से कम है, तो वो लोग एजुकेशन भी एक बेसिक नेसेसिटी है, वो तो ले ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो इलिटरेसी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। तो एक तो सबसे पहली बात तो है, सबसे पहला इंडिकेटर क्या है? इलिटरेसी लेवल, मतलब कि पढ़ाई का लेवल कितना तक पढ़े हैं। ठीक है, वो। दूसरा है लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, प्रोटीन विटामिन से भरा खाना हर रोज हम लोग नसीब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नसीब नहीं करते हैं बिकॉज दे आर इन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसके वजह से अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं जाएंगे, प्रॉपर प्रोटीन एंड विटामिन हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? माल न्यूट्रिशन क्रिएट होगा।
तो माल न्यूट्रिशन के टाइम पे जो लोग अपने को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कौन लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे? जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा, अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया होगा, तो वो कौन आएंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो ये सेकंड इंडिकेटर हुआ, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। सपोज मान लो कि ऐसे लोग हैं जिनको आम सारे दिन मतलब खांसी बुखार आ जाता है, ठीक है। तो खांसी बुखार तो कॉमन चीज है, अभी तो हो गया है। घर पे अगर मेडिसिन पड़ी हो तो हम लोग ले लेते हैं, या तो फिर हम फिजिशियन, जो नॉर्मल फिजिशियन हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, उनको कंसल्ट करके उनके पास से दवाइयां ले लेते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी जुकाम है, ठीक है, फीवर आ रहा है, और वो लोग प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बड़ी तो बात ही जाने दो, 100-200 रुपए खर्च करके प्राइमरी एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो दिस इज द थर्ड इंडिकेटर, ठीक है। चौथा है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अब इनके पास पढ़ाई नहीं है, मतलब एजुकेशन है नहीं, तो जिसके वजह से काम पे कोई नहीं रख रहा है, तो प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। अगर मैं एमबीए हूँ, या तो फिर मैंने पीएचडी किया हुआ है कोई सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, या तो फिर मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, तो मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। पर जिन्होंने 2 स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है या 5th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है और ड्रॉप आउट है, तो उनको कौन अपॉर्चुनिटी देगा? सिवाय लेबर वर्क, ठीक है। चौक पे खड़े रहते हैं लोग, लेबर, देखा ना लेबर चौक, वहां पे सब लोग खड़े रहते हैं, और अगर आज का दिन मतलब कोई लेके गया उनको काम करने के लिए, तो वो उस दिन की कमाई हो गई। अगर कोई लेके नहीं गया तो कमाई नहीं हुई, ठीक है, उस दिन भूखा सोना पड़ेगा, ठीक है, पता चला। तो दिस इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती, ठीक है। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यस, लैक ऑफ सैनिटेशन मतलब उनके घर पे वॉशरूम्स नहीं होते। यूजुअली हमने देखा है विलेजेस में यूजुअली ऐसा होता है कि घर पे वॉशरूम नहीं होता, वो लोग बाहर खेत में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है। और साथ साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इवन मैं आपको बोलूं, अर्बन एरियाज में भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्योंकि आस पड़ोस में इंडस्ट्रीज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, नाले में डाल देते हैं, या तो रिवर में अपना जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से पूरा जो पानी है वो गंदा हो जाता है। वही पानी वहीं से ड्रेनेज सिस्टम से या तो फिर वो पाइपलाइन से हमारे घर पे आता होता है, ठीक है। जो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यूजुअली उन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, और साथ साथ में सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है। तो इनको भी, ये भी एक माना जाएगा इंडिकेटर पॉवर्टी की। क्लियर, पता चल गया। तो 5 मेन पॉवर्टी है जो सोशल साइंटिस्ट जो है वो निकालते हैं, और इस हिसाब से वो फिर फिक्स करते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, साथ साथ में एजुकेशन लेवल कितना है, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज है या नहीं है, ठीक है, फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पे हो, मतलब कि न हो, तो इनको बोला जाएगा कि दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हो, मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर? सर, हाँ बोलो। यस, सर वो जो मेजर करते हैं वो पर 100 पीपल करते हैं या पर 1000 पीपल करते हैं? पर 100 पीपल भी पर 1000 पीपल भी होता है, पर 100 पर रीजन के हिसाब से होता है। जैसे कि एक रीजन पकड़ लिया, वहां पे वो लोग देखते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि, एक विलेज देख लिया या तो कोई एक लोकल एरिया देख लिया, फिर उसके बाद में पूरा इस तरह से वो बढ़ते जाता है, ओके सर। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। सबसे बड़ा मेन इंडिकेटर्स 2 है, ये तो 5 इंडिकेटर सोशल साइंटिस्ट ने बोले थे, ठीक है। अब 2 मेन इंडिकेटर है, एक है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है? सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो ए वर्ड इटसेल्फ डिफाइन सोशल एक्सक्लूजन, किसी को पता हो तो बता सकता है। सोशल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब पहला एकदम से ब्लास्ट है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
सर मतलब ब्लास्ट की जैसे एकदम से फैल जाना। नहीं नहीं नहीं, सोशल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूजन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन? कभी पढ़ा है ये वर्ड, सुना है एक्सक्लूजन? कहीं पे पढ़ा होगा या सुना होगा, कोई किसी ने बोला होगा, या आदि पहली बार सुन रहे हो? सर किसी को अलग करना। एग्जैक्टली, एक्सक्लूजन का मीनिंग है, मतलब कि कोई चीज है उसमें जैसे कि ऐसा लिखा हो, इट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब कि अलग से है, अलग है, ठीक है। और इंक्लूडेड उसका ऑपोजिट वर्ड है, उसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर आ गया। यूजुअली हम लोग जब कोई टूरिज्म पैकेज में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि दिस फैसिलिटीज आर इंक्लूडेड एंड दिस फैसिलिटीज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो एक्सक्लूजन, अब आ गया एक नया वर्ड उसके साथ जुड़ गया, सोशल एक्सक्लूजन। मतलब जो सोशल मतलब हमारा समाज, समाज से बाहर कर देते हैं ऐसे लोगों को, समाज से बाहर कर देते हैं किसको? बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल या तो पुअर पीपल्स को। क्यों? क्योंकि चिथड़े हाल कपड़े पहनते हैं, ठीक है, स्लम एरियाज में रहते हैं, गंदे होते हैं, खाना प्रॉपर खाते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? सोशल एक्सक्लूजन, चलो चलो भाई निकलो यहाँ से, हमको नहीं देना है कुछ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? खास तौर से जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स है उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। दे आर फेसिंग इनइक्वालिटी, दे आर फेसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? According to this concept, poverty is seen in terms of the poor who are living in a poor surrounding with poor people. Poverty का मतलब यही हुआ कि poor people के साथ रहते हैं, poor conditions में रहते हैं, poor situations में रहते हैं, ठीक है। They are excluded from enjoying social equality. और वही लोग जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं उनको प्रॉपर इक्वालिटी नहीं की जाती उनके साथ, ठीक है। उनको एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब बड़े से मस्त रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहां पे कोई भिखारी आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? उठ के चले जाएंगे। अगर उसको नहीं बोल पाते हैं तो हम उठ के चले जाएंगे, ठीक है। और या तो उसको बोल पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंहफट होते हैं, वो बोल देते हैं चलो चलो भाई निकलो यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो, ठीक है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज जो होती है वो इन लोगों के साथ ही होती है, गरीब लोगों के साथ होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशल एक्सक्लूजन। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। अब इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वही सबसे बड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले से ही वही बनाया है जिसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी कास्ट सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। इंडिया की कास्ट सिस्टम क्या है, जो पहले प्रिवेलेंस में थी, अभी भी कहीं कहीं जगह पे प्रिवेलेंस में है भी और नहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं वैश्य, वैष्णव, वैश्य, और उसके बाद आते हैं शूद्र, शूद्र। ठीक है। अब इनमें से ये जो चार कम्युनिटी है, ये चार कम्युनिटी, इट इज अ टाइप ऑफ कास्ट जो पुराने लोगों ने बनाई थी। पुराने जमाने में ये सब चलता था, ठीक है। और पुराने जमाने में हमारे जो फोर फादर्स थे या कोई भी दादा परदादा थे, तो वो लोग ऐसा बोलते रहे कि ये लोग जो निचली कौम के होते हैं, निचली कास्ट के होते हैं ना, तो उनको है ना छुआ नहीं जाता, छूत अछूत मानते थे। पर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब एक एक्ट पड़ा, अनटचेबिलिटी एक्ट, उसके बाद में ये सब नाबूद हो गया है। पर फिर भी अभी कहीं कहीं कुछ कुछ रीजन्स में, खास तौर से रूरल एरियाज में, इसको फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से एबॉलिश हो गया है, एकदम से कैंसिल हो गया है, अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़े होते हैं ब्राह्मण, सबसे टॉप लेवल पे। और ब्राह्मण जो होते हैं उनका काम है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कास्ट उनको कुछ कार्य दिया गया है, काम दिया गया है, ठीक है। अब क्या काम है तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ में, अगर पढ़ते ही हैं तो कास्ट सिस्टम। तो ब्राह्मण को काम दिया गया है पढ़ाना और पढ़ना और कर्मकांड करना। कर्मकांड मतलब वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, वो ज्यादातर ब्राह्मण से होते हैं, ठीक है। तो वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है, और खुद पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल ये लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। आजकल के जमाने में ऐसा कुछ रहा नहीं है, ठीक है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय वो लोग होते हैं जो डिफेंस वर्क करते हैं। डिफेंस मतलब कि देश की रक्षा करते हैं या तो रीजन की रक्षा करते हैं। तो मोस्टली देखो क्षत्रिय में सबसे ज्यादा राजपूत कम्युनिटी होती है और पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो ज्यादातर
हमारी जो एवी, आर्मी, नेवी, डिफेंस जो है वो फोर्स, उसमें सबसे ज्यादा ये लोग होंगे जो डिफेंस करते हैं ना, वो मोस्टली क्षत्रिय लोग ही होते हैं, ठीक है। फिर वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेस पीपल, बिजनेसमैन। बिजनेस करते हैं जो, ठीक है, खास करके वाणिया लोग सब वैश्य में आते हैं, ठीक है। वो बिजनेस ही करते हैं, उनको बिजनेस ही आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी के जमाने में मतलब जनरेशन टू जनरेशन इसमें चेंजेस होता गया है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट दैट के मतलब मैंने जो बोला वही फिक्स है। हाँ। और लास्ट में आता है शूद्र, विच इज द लोवेस्ट कम्युनिटी इन दिस कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो शूद्र है वो कौन होते हैं? ज्यादातर शूद्र कम्युनिटीज का काम दिया जाता है क्लीनलीनेस का, मतलब साफ सफाई का काम इनको दिया जाता है, जो वॉशरूम साफ करते हैं, जो आप लोग घर के मतलब जहाँ पे रहते हो तो वहां पे वो स्वीपर्स लोग आते हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग शूद्र कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा बॉयकॉट किया जाता है, इनके साथ सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। और क्यों इनइक्वालिटी होती है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। हालांकि ऐसा बोला गया है कि मतलब these are the words of महात्मा गांधी, जिन्होंने ये जो कम्युनिटी है वो इतनी बैकवर्ड थी तो उसके लिए काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ही इनका नाम दिया था हरिजन। क्या बोलते हैं? हरिजन, हरि के जन, इसका नाम बहुत ही अच्छे से दिया है और अच्छे से उनका नामकरण किया है किसने? महात्मा गांधी ने, कि हरि के जन, हरि मतलब भगवान, भगवान के जने हुए लोग हैं ये, कि जो ऐसा काम करते हैं जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाता है, गंदगी साफ करने का काम। गंदगी साफ कर, हम हमारी घर पे सफाई करेंगे, बाहर करने जाएंगे? नहीं करने। ये लोग बाहर की सफाई करते हैं, सोचो, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर के ओहदे पे बैठने चाहिए, ठीक है, पर इनका सोशल एक्सक्लूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, ऐसी जगह पे रहते हैं, ठीक है, अच्छे से नहाते धोते नहीं है, ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, इसकी वजह से इनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो ये पुराने से मतलब कि एंशियंट टाइम से ये कास्ट सिस्टम से फॉलो होता आ रहा है, पर हाल फिलहाल अभी थोड़ा सा कम हुआ बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। ये इनके लिए ही आया था अनटचेबिलिटी एक्ट, ठीक है। दिस कॉज मोर पॉवर्टी देन द लोअर इनकम। अब ये जो सोशल एक्सक्लूजन होता है इसकी वजह से पॉवर्टी ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई एक बंदे को ऐसा बोलो, यहाँ पे अपने साथ में कोई एक ऐसा लड़का यहाँ पे बैठा हो कि जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हो, ठीक है, पर बाकी सारी एक्टिविटीज में हाँ वो पार्ट लेता है, पर पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। तो अगर हम सब लोग मिलकर उसको ऐसा टॉर्चर करते रहेंगे कि भाई तू पढ़ाई तो करता नहीं है, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू वो है, अगर बंदा वो होगा नहीं ना तो भी वो हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। अगर किसी को आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दोगे, हालांकि वो इतना नेगेटिव है नहीं, ठीक है, पर अगर इसको किसी को हम नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है वो बंदा नेगेटिव ही हो जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ ऐसा किया है। 100 झूठ बोले ना तो वो एक बार सच बन जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने ऐसा किया है उसके साथ, इसके वजह से उसका सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन लोगों के साथ भी यही स्थिति पहले से ही होती आ रही है और आज भी कहीं कहीं हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। It is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming time. मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक इमेजिनेशन है कि ये लोग जो है वो काफी सालों से यही कंडीशन में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो आगे भी वही होगा इनके साथ। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड क्लास और इंडिविजुअल लाइक विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जो हमेशा सोशल एक्सक्लूजन के शिकार होते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में ही रहते हैं, तो उनको ऐसा ही माना जाता है कि ये बस कुछ भी कर ले, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में ही रहेंगे, ठीक है, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। उनमें से कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो ये बैकवर्ड क्लास वाले, शूद्र कम्युनिटी। दूसरा विडो जो होते हैं, विडो का मतलब पता है ना, जिनका हस्बैंड जो है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ऐसी विडो, मतलब कि विडो के कंसेप्ट बहुत ही मतलब भी ब्रॉड है, क्योंकि आज ऐसी है सिचुएशन कि विडो जो है वो भी रीमैरी करती है,
ठीक है। और ऐसा भी है कि कोई वीडियो ऐसी है कि जो अपने पैर पे बहुत ही सक्षम है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो या कोई भी कुछ भी काम करती हो, उसकी फैमिली का भरण पोषण वो कर सकती है, ठीक है। और साथ साथ में है फिजिकली चैलेंज, और फिजिकली चैलेंज में भी दो लोग होते हैं, एक जिनके माँ बाप जो है वो सद्दर है, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है तो वो पालते हैं, ऐसे भी लोग फिजिकली चैलेंज में आते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज है जिसके वजह से उनकी नौकरी चली गई है, सब कुछ चला गया और वो फाइनली केम इनटू द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजों में ये लोग डिफाइन करते हैं, मतलब उनके पास एसेट्स कितने हैं, ठीक है। एसेट्स मतलब जानते हैं ना, प्रॉपर्टी, एसेट्स कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, फिर उनका एजुकेशन लेवल क्या है, फिर उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीजें भी देखते हैं। उसके बाद में फिर वो जज करते हैं कि वो वल्नरेबल है या नहीं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। It is also analyzed by the ability of these communities to face various risks like disaster, natural disasters, terrorism, etc. अब ये भी देखा जाता है कि इनके पास कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, या तो टेंडेंसी कितनी है कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उनके पास कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए ताकि वो इस नेचुरल डिजास्टर को ओवरकम कर दें। अब जो लोग इस नेचुरल डिजास्टर को, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, अभी देखो कोरोना पेंडेमिक हो गया, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ डिजास्टर, ठीक है, भले ह्यूमन हो या मैनमेड हो या फिर नेचुरल हो, इट डज नॉट मैटर। पर मेन चीज क्या है कि नेचुरल डिजास्टर हुआ तो अगर वो आप ओवरकम कर पाते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आओगे, वल्नरेबल ग्रुप में नहीं आओगे। अगर आप ओवरकम नहीं कर पाते हो और आपकी कंडीशन बहुत खराब है, पहले भी खराब थी, नेचुरल डिजास्टर के बाद और खराब होती गई, ठीक है, तो आप वल्नरेबल ग्रुप में आते हो। तो ये भी वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। द ग्रुप विच फेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटी आर कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। अब आता है मेन टॉपिक पे, पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? एक इमेजिनरी लाइन है विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन अ कंट्री। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइन बनाई गई है उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब कंट्री कंट्री में वेरी होता है, इंडिया के अंदर कुछ और है सिचुएशन, यूके के अंदर कुछ और है सिचुएशन, यूएस के अंदर कुछ और है सिचुएशन, मतलब कंट्री कंट्री इट डिफाइन, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। इनकम और कंजम्पशन लेवल इज यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी इन अ नेशन। अब मैंने पहले ही बताया कि इनकम देखा जाता है और एक्सपेंडिचर देखा जाता है, एक्सपेंस देखा जाता है। अब मैं 50,000 की सैलरी कमाता हूँ तो मैं अच्छे से एक्सपेंस कर पाऊंगा। अगर मैं 5,000 कमाता हूँ तो फिर मुझे BMW या ऑडी के सपने नहीं देखने चाहिए, सही बात है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग इनकम एंड कंजम्पशन इज द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, हम लोग मार्केट से कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो ये एक मेजर है टू डिटरमाइन पॉवर्टी। It means people will be considered poor if their income or consumption level is below to a minimum level। मतलब कि एक मिनिमम लेवल वर्ल्ड बैंक ने फिक्स किया हुआ है कि इतना सैलरी आपका होना चाहिए, इतना कंजम्पशन लेवल आपका होना चाहिए। अगर इससे वो जो रेशियो है उससे अगर वो कम है तो दैट मीन्स कि आप पॉवर्टी लाइन में हो, अगर उससे ज्यादा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर हो, ठीक है। अब देखो वो किस तरह से होता है, तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ रेशियोज निकाले थे पास्ट ईयर से। जब 1990 था तब $1.01 वाज द रेशियो, मतलब $1 होना चाहिए, इतनी इनकम पर डे पर पर्सन होनी चाहिए। 2001 आया तब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, बोला $1.08 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 2009 आया तो 2009 के अंदर उन्होंने बोला कि $1.25 होना चाहिए, बराबर। और 2015 के रेशियो में उन्होंने बताया था कि $1.90 होना चाहिए, मतलब कि 137 रुपीज पर पर्सन पर डे उसकी इनकम होनी चाहिए। चलो अपने गिनते हैं, 137 पर डे, मतलब वीक में कितने दिन होते हैं? 7 छह नहीं गिनना है, 7 नहीं गिनना है, 6 गिनने हैं, इंटू 6 कितना हुआ?
822 इंटू 4 करो, 4 वीक्स होते हैं ना, 4 वीक्स होते हैं अपने। Yes. Yes. 3288 3288 मतलब मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए? 3288 होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। कुछ 2-3 दिन हमने नहीं गिने हैं एक्चुअली, क्योंकि पूरे महीने में 4 संडे आते हैं, उसको निकाल के कितने दिन हुए? 3200 26 दिन हुए। ठीक है, कभी कभार एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मतलब समझ लो कि ऑन एन एवरेज अपने 3500 से लेके 4000 रुपीज हम गिनते हैं कि ये इनकम आपकी होनी चाहिए, तो ही आप अपनी बेसिक एक्सपेंसेस मीट कर पाओगे। ठीक है, इससे अगर कम आपकी इनकम हुई, दैट मीन कि यू आर अंडर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, अब ये जो पॉवर्टी लाइन है उसको एस्टिमेट कौन करता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं कि ये निकालते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ। एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, उसके बाद में वो डेटा जो है वो प्रोसेस करता है, मतलब ढूंढता है कि इसमें से वल्नरेबल ग्रुप में कौन आते हैं, इसमें से इलिटरेट पीपल्स कितने हैं, इलिटरेसी में से भी मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हमारे ओवरऑल इंडिया के अंदर कितने हैं, अबाव पॉवर्टी लाइन कितने हैं, कितने लोग लग्जूरियस आइटम्स कंज्यूम कर पाते हैं, कितने लोग बेसिक नेसेसिटी कंज्यूम कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा डेटा जो है वहां पे बाइफरकेट होता है, और उसके बाद में एक रेशियो जो होता है वो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया वो निकालती है बात। ठीक है, तो 2 जने हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। कौन सी? एक एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो पूरी जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज है, नेशंस है, उन सारों का वो देखती है। ठीक है, क्लियर, पता चला? मतलब हर नेशन के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरा डेटा नेशन का कलेक्ट करके वो वर्ल्ड बैंक को देती है, और उसके बाद में फिर वो एवरेज रेशियो निकाल के हमको देते हैं। ठीक है, पता चला? ओके, अब आ जाते हैं वल्नरेबल ग्रुप के अंदर। तो पॉवर्टी अमंग सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरीज वाइडली इन इंडिया, मतलब सोशल ग्रुप्स में और इकोनॉमिक हमारी जो कैटेगरी है उस हिसाब से पॉवर्टी जो है वो काफी वास्ट, काफी हम लोग ने देखा ही है, काफी वाइड है। मतलब अकेले आप इनकम के ऊपर जज नहीं कर सकते, अकेले आप लिटरेसी के ऊपर जज नहीं कर सकते, अकेले आप लैकिंग ऑफ बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर जज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है। Social groups which are more vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe. अब वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा vulnerable group कौन होता है? जो usually STs and ST peoples होते हैं, scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, अब scheduled tribes कौन होते हैं? तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। scheduled tribes are the people who reside in forest areas. Scheduled tribes are the people who reside in forest area. Forest area के अंदर जो आदिवासी peoples होते हैं, they are scheduled tribes. ठीक है, और scheduled caste मतलब वो peoples है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। काफी सारे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। ठीक है, तो ये सारे लोगों को scheduled caste बोला जाता है। ठीक है, economic group which are more vulnerable to poverty are rural agricultural labor households and urban casual households. मतलब 2 कैटेगरी में इकोनॉमिक ग्रुप बटा हुआ है। एक तो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, फार्मिंग एक्टिविटी आती है पर उनके पास खुद का लैंड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, और जो बिग फार्मर्स के अंडर काम करते हैं, तो ये सारे लोग क्या बोले जाएंगे? रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी ये है अर्बन कैजुअल हाउस होल्ड। अब अर्बन कैजुअल हाउस होल्ड में कौन? अर्बन मतलब सिटी एरिया, टाउन,
सिटी टाउन के अंदर जो प्लम्बर होते हैं, मशीन रिपेयरर होते हैं, एसी रिपेयरर होते हैं, ठीक है, फिर वो कड़िया काम करने वाले होते हैं घर पे, वो जो तोड़ फोड़ करके काम को बनाते हैं ना वो अच्छे से वापस, तो वो सारे, ये सारे कैजुअल अर्बन हाउस होल्ड बोलते हैं, जिनके पास प्रॉपर टाइम टू टाइम काम नहीं होता है। एक बार काम किया, पता नहीं दूसरी बार कब काम मिलेगा। अब एक बार काम किया तो 200 रुपए दिन के या 300 रुपए या 400 रुपए दिन की मजदूरी हो गई, मतलब वेजेस मिल गया। वो कंटिन्यूस आपने 10 दिन काम किया तो 4000 रुपए हुए, और उसके बाद में आपके पास 2-3 महीने तक काम ही नहीं है, तो रेगुलर इंटरवल पे उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग ज्यादातर वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। However, during the last few years, all these groups except the scheduled tribes group have witnessed a decline in poverty. अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इतना डिक्लाइन नहीं देखा गया है, पर शेड्यूल्ड कास्ट के और दूसरे भी कितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर पॉवर्टी का डिक्लाइन देखा गया है, रेदर देन डिक्लाइन इन शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब आदिवासी पीपल्स के अंदर इतना देखा, क्योंकि आदिवासी पीपल्स फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं और फॉरेस्टेड एरिया के अंदर भी इतना कुछ डेवलपमेंट भी नहीं होता है, तो कैसे वो बेचारे काम कर पाएंगे, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस अमंग द मेंबर्स विद इन द पुअर फैमिली। It is observed that female infants, women, and elderly members in the poor families are not given equal access to resources available to the family. मतलब कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल इन्फेंट, मतलब पुअर पीपल, पुअर जो फैमिलीज होती है उसके अंदर कोई एक गर्भवती स्त्री होती है, महिला होती है, तो उनको इतना अच्छे से रखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर वहां उसके पेट में गर्ल चाइल्ड हो, ठीक है, खास तौर से, तो उसको अच्छे से रखा नहीं जाता है, ठीक है। फिर उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है। फिर ऐसे लोग हैं जो मतलब कि वुमेन्स, खास तौर से वुमेन्स को भी इतना मतलब कि सपोर्ट, पहले के जमाने में तो वुमेन्स को मानते ही नहीं थे इतना, ये तो अभी अभी जनरेशन टू जनरेशन जितना एडवांसमेंट हुआ है उससे वुमेन्स जो है उसका एम्पावरमेंट हुआ है, और धीरे धीरे वो भी आगे आ रही है। अभी वुमेन्स भी पढ़ती है, पहले जमाने में ऐसा होता, अरे वुमेन्स को क्या पढ़ाना, वो तो घर का चूल्हा चौखा ही संभालना है, ठीक है, ऐसे लोग बोलते थे पुराने जमाने के लोग, ऑर्थोडॉक्स माइंडेड, नैरो माइंडेड पीपल्स जो थे वो लोग ऐसा बोलते थे। तो अभी तो थोड़ा बहुत सुधार आया है, अभी भी ऐसे रीजन्स हैं, अभी भी ऐसे विलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको इतना मतलब कि स्टेटस नहीं दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी है हमारे यहाँ पे, तो ये लोग भी ज्यादातर अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये लोग भी वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। साथ साथ में एल्डरली मेंबर्स जो होते हैं, अब एल्डरली मेंबर्स दे आर नॉट द ह्यूमन कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो देश के लिए कलंक है, उनको जल्दी से मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश का, उनको लेके देश का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो क्या बोलती है कि ऐसे लोगों को हमको देना पड़ता है, उनका मिलता कुछ नहीं है, देना पड़ता है हमको, ठीक है, ऐसा सरकार बोलती है, ठीक है, पर अपने ऐसा नहीं पर बोलेंगे। उनकी सलाह भी काम आती है ना। सलाह देने के लिए होते हैं वो लोग, बस दूसरा कोई काम नहीं करते, ऐसा मतलब वो लोग बोलते हैं, ठीक है। पर हाँ एक चीज है कि अगर उनकी सलाह से चलोगे, ठीक है, तो आगे भी बहुत जल्दी बढ़ोगे। पर अगर मुझे ये बात पता नहीं चलती है कि हम लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि एल्डरली पीपल्स जो है, एल्डरली मेंबर्स जो है वो एक मतलब कि ह्यूमन कैपिटल नहीं माना जाता है, उनको ऐसा माना जाता है कि भाई ये कुछ काम के नहीं है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब कटिया जाएंगे और मतलब कुछ काम के नहीं है, उनको भरण पोषण हमको करना पड़ेगा, तो हमने नरेंद्र मोदी को क्यों बिठाया है वहाँ, वो भी एक एल्डरली पर्सनालिटी ही है ना, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसीलिए इनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज मतलब इनइक्वालिटी, तो स्टेट के अंदर अंदर भी कहीं कहीं इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। तो किस तरह से होता है, तो प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। सारे के सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि भाई गुजरात में 20% पॉवर्टी है तो फिर मध्य प्रदेश में भी 20% ही होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, सारे स्टेट्स में अलग अलग वेरिएशन है सब जगह पे। इन 2011-12 एस्टिमेट ऑल इंडिया HCR मतलब कि हेड काउंट रेशियो, ठीक है,
हेड काउंट रेशियो वाज 21.9%। मतलब 2011-12 का रेशियो जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने दिया उसमें क्या बोला है कि ऐसे गिने चुने लोग जो हेड काउंट रेशियो में आए तो पूरी इंडिया की पॉवर्टी कंप्राइज करती है 21.9%। ठीक है। द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा हैव अबाउट ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। सबसे ज्यादा पॉवर्टी लेवल कौन से स्टेट में देखी गई है अभी तक? मध्य तो प्रदेश, आसाम। मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio 33.7% and 32.6% respectively। मतलब बिहार के अंदर कितनी देखी गई है? 33.7% और ओडिशा के अंदर कितनी देखी गई है? 32.6%। ठीक है। अर्बन रूरल पॉवर्टी, सॉरी, रूरल अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब ये रूरल अर्बन कौन सा है? रूरल एरिया मतलब विलेजेस और रूरल अर्बन एरिया मतलब कि विलेजेस और सिटी के बीच वाला जो टाउन्स होते हैं उनको अर्बन रूरल एरिया बोले जाते हैं। तो ऐसी जगह पे भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखी गई है पॉवर्टी। ठीक है। इन स्टेट्स लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। अब ये सारे जो नेशन स्टेट्स हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट मतलब कि ग्रेजुअल रिडक्शन देखा गया हुआ है पॉवर्टी के। ठीक है। कम होती गई है, बड़ी नहीं है कभी भी। द स्टेट्स व्हिच आर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स सच एज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इन लोगों ने पॉवर्टी डिक्लाइन कैसे की, रिड्यूस कैसे की? तो कुछ गवर्नमेंट मेजर्स ही हैं जो उनको करना पड़ता है और वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हो गई या तो डिक्रीज हो गई। तो कैसे हुई? तो सबसे पहला मेजर जो है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब पुराने तौर तरीके छोड़ के नई टेक्नोलॉजी अपनाए। ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल ग्रोथ बोलते हैं। जितना पहले प्रोडक्शन होता था पुराने तौर तरीकों से, उसको हटा के नए तौर तरीके अपनाए, टेक्नोलॉजी अपनाई, इसकी वजह से प्रोडक्शन रेशियो जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो दिस इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे यहाँ पे जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं उनको पहले वोकेशनल कोर्स दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। मतलब आईआईटी और सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई वगैरह जो कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है 200 रुपए, 300, 400, 500, 1000 रुपए में, और उनको 3 महीने, 2 महीने या 1 महीने का कोर्स करवाते हैं या 15 दिन, 20 दिन का कोर्स करवाते हैं और उनको नॉलेज दिया जाता है, जो भी काम करने का नॉलेज दिया जाता है। और उसके बाद में फिर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। या तो फिर अगर वो हमारे अभी रिसेंटली कुछ नया नया चल रहा है कि वो अगरबत्ती बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का सिखाते हैं, फिर साथ साथ में वो डीजल मैकेनिक का कोर्स करवाते हैं, ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स का कोर्स करवाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो 200, 200, 300, 300, 500 या 1000 रुपए में हो जाते हैं 2 महीने, 3 महीने का। और 2 महीने, 3 महीने में उनको थियोरिटिकल नॉलेज भी दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है, और उसके बाद में फिर उनको कहीं ना कहीं काम में उनको ले लिया जाता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, हम लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई क्यों होती है हमारी? क्योंकि हम लोग इंडिया को आगे लाए। ठीक है, इसके वजह से हम लोग को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल या तो ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस तरह से होता है। ठीक है। फिर होता है लैंड रिफॉर्म। अब कई कई जगह पे जमींदारी सिस्टम वगैरह सब थी पहले, बेगार सिस्टम वगैरह, तो वो सारी चीजें हटाई गई, जिसके वजह से जो भी फार्मर्स जो काम करते थे या तो लैंडलेस फार्मर्स जो काम करते थे तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसकी वजह से वो पुअर हो जाते थे। तो लैंड रिफॉर्म ही हटा दिया, जिनकी वजह से वो पुअर होते थे। तो अब इजीली वो लोग ग्रो भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी अच्छे से जी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। ठीक है। फिर आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है जिसका नाम है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके अंडर में फूड ग्रेन्स होते हैं और जो भी नेसेसिटी जो एक इंडिविजुअल को चाहिए, अपनी बेसिक नेसेसिटी, अपनी बेसिक नीड, वो सारी नीड जो है वो कम दाम में गवर्नमेंट जो है वो इस योजना के अंडर सबको देते हैं। ठीक है, पता चला? क्लियर? तो दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन शॉप्स बनाई गई है। ठीक है, और शायद अभी तो मेरे ख्याल से दिखती नहीं है, बाकी पहले बहुत दिखती थी। आपने ये शायद नाम सुना हो,
गुज्कोमेसॉल सुना है? अच्छा, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। गुज्कोमेसॉल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ही चलाती है, गुजरात की है। और ये लोग क्या करते हैं कि उनका एक स्टोर होता है, अ टाइप ऑफ राशन शॉप, ठीक है। उनका एक स्टोर होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बाहर से कुछ परचेज करते हैं ना वो शॉपकीपर के पास से, तो ऐसी एक प्रोविजन राशन शॉप होती है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, सारी चीजें अवेलेबल होती है, पर कम दाम में, मार्केट रेट से कम दाम में, ठीक है। और राशन शॉप जो है वो तो मतलब ऐसी है जो गवर्नमेंट के पास जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, होता है फूड ग्रेन वगैरह जो उन्होंने अपने गोडाउन में रखे होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो सरप्लस फूड ग्रेन जो है वो लोग बेचते हैं कम दाम में, मतलब खास तौर पे ये बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स के लिए। और उनके लिए एक कार्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड और रेशन कार्ड। रेशन का हाँ, अभी नए जमाने के जो भी लोग हैं जो बीपीएल में है तो उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया गया है। और पुराने जमाने से जो चलता आ रहा है, सबके पास रेशन कार्ड तो सबके पास होगा, घर पे अगर हो तो देख लेना, वहां पे ना कॉलम होता है, कॉलम के अंदर लिखा होता है कितना केजी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अंडर दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक रेशियो फिक्स किया हुआ है कि महीने का इतना राशन ही एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को मिलेगा, तो उतना ही राशन देते हैं। जैसे कि 5 केजी शुगर, फिर 5 केजी कैरोसिन, 5 लीटर कैरोसिन, फिर 2 या 3 केजी व्हीट, 2 या 3 केजी राइस। इस तरह से वो लोग पूरा एक फॉर्मेट बनाते हैं और उसी फॉर्मेट से सब लोग यहाँ पे लेने जाते हैं राशन शॉप में। कौन? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है वो। सर उनको अभी लॉस नहीं होगा फिर? हाँ, लॉस नहीं होगा उनको? नहीं, उनको लॉस कहाँ से होता है? समझो एक बात कि हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, उसमें ए बी सी 3 कैटेगरी की होती है, ठीक है। उसमें ए और बी कैटेगरी जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और सी कैटेगरी जो है वो हम लोग खाते हैं। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि हमारे एग्रीकल्चरल यूनिट्स जो है वो इतना प्रोडक्शन करते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन होता है कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं और थोड़ा सा हम लोग स्टोर करते हैं, थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा स्टोर करते हैं। जो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। आप लोग 10th में आओगे ना तो एग्रीकल्चर का चैप्टर आएगा पूरा, उसमें तुम लोगों को पढ़ना आएगा बफर स्टॉक। तो दिस इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब कि गोडाउन के अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है। और कभी कभी वो पड़े पड़े सड़ भी जाता है, इतना सरप्लस हो जाता है, पड़े पड़े सड़ भी जाता है, फिर भी वो लोग बेचते हैं, ठीक है। क्योंकि बोला जाए ना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, भले सड़ा हुआ अनाज बेचा तो बेचा तो सही ना, ये फिलोसॉफी है, ठीक है। तो दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉज है पॉवर्टी के? So during the British colonial period, there was a low level of economic development. They discouraged traditional handicrafts and also industrial development, reducing job opportunities and income growth. अब जब colonial period था ब्रिटिशर्स का, colonial वर्ड पता है तुम लोगों को? What do you mean by colonial? यस सर। नहीं, सर ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी क्रिएट की थी ना, जो सोसाइटी क्रिएट की थी, उसके उसलिए उस वक्त जो रूल हुआ उसको कॉलोनियल रूल बोला गया। नहीं नहीं, कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर। कॉलोनाइजेशन, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनियलिज्म था। और ये कॉलोनियलिज्म कौन लाया था? ब्रिटिशर्स लाए। उसके बाद में धीरे 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 जित ओके हाँ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कॉलोनियलिज्म किया था। कॉलोनियलिज्म का मतलब ये है कि टेरिटरीज अपनी एक्सपांड करना। जैसे कि मेरी जगह इतनी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ये एक बेंच कवर करूंगा, फिर और एक बेंच कवर करूंगा, फिर और एक बेंच कवर करूंगा, फिर और एक बेंच ऐसे धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेरिटरी है वो मैं टेरिटरी एक्सपांड करूंगा। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके क्या करते थे? पहले ट्रेड करते थे, उसके बाद में फिर क्या करना शुरू किया था? कैप्चरिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है।
एक राजा को बेला फुसला के अपने पास ले लिया, उसका किंगडम भी ले लिया साथ में, फिर दूसरे राजा के पास गए, उसका किंगडम ले लिया, फिर तीसरे का किंगडम ले लिया। इस तरह से पूरे इंडिया में वो फैल गए थे। अब पूरे इंडिया में अकेले नहीं फैले थे, अफ्रीकन नेशन, एफ्रो एशियन कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका, फिर ये अपने म्यांमार, फिर चाइना, सब जगह पे वो लोग, सब जगह पे उन्होंने अपनी टेरिटरीज एक्सपांड की थी। और ये टेरिटरीज एक्सपांड करके क्या करते थे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते थे, ठीक है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म या तो फिर कॉलोनियल पीरियड कौन सा था, जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे टेरिटरीज एक्सपांड की, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक्चुअली उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट थे, यहाँ पे आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, जो लोग अच्छा से अच्छा हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बनाते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वो बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग काम करेंगे और वो लोग यहाँ पे बेचेंगे तो हमारा माल कौन बेचेगा, मतलब ब्रिटिशर्स का माल कौन लेगा, यहाँ से कोई नहीं लेगा, ठीक है। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, हमारा यहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद करवा दिया, हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो जितने भी क्राफ्ट पर्सन क्राफ्टमैन थे उनको बेघर कर दिया, उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ। और क्या बोला, आपको हमारी ही प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे किए बिना यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठाते थे, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एस्टेब्लिश करवाते थे, मतलब इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन करवाते थे, और वही प्रोडक्शन किया हुआ माल जो है वो हमारे यहाँ पे ही बेचते थे, वो डबल प्राइस है। हमसे लिया हुआ 100 रुपए में हमको बेचते थे 200 रुपए में या तो 300 रुपए में, ठीक है। और इसी के वजह से हमारे जितने भी जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो उन्होंने स्वराज्य, ठीक है, और स्वराज्य वाला क्या बोलते हैं वो रिवॉल्यूशन शुरू किया था, स्वदेशी रिवॉल्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट, कि हम हमारी बनाई हुई चीज, हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, आप लोगों की प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, यस, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था कि इन लोगों ने, खासतौर से ब्रिटिशर्स ने, उनका फायदा करने के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए उन्होंने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो हैंडलूम्स थे वो बंद करवा दिए, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पे, तो वो खुद करेंगे, पर आप लोगों को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा। रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से क्या हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जो काम करते थे एक्चुअली उनको भी निकाल फेंका वहां से, तो अब क्या जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे वो। और उनके इंडस्ट्री में अगर काम करना हो तो आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको, उनके हिसाब से उनके ही इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही वो लोग जॉब देंगे। तो वो भी एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया हुआ था, ठीक है। और हालांकि अगर आप पढ़ भी लो अच्छे से, मतलब कि आप टेक्निकली साउंड भी हो जाओ, फिर भी वो आपके साथ तो अन्याय ही करेंगे, आपको तो कम ही सैलरी देंगे, आपका सोशल एक्सक्लूजन ही होगा, ठीक है, क्योंकि उनको तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, काम ज्यादा करवाओ पैसे कम दो, ठीक है, यही कंसेप्ट था उनका। द लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट, the low level of economic development persisted for many years after independence, and due to population increase, per capita income growth was low, increasing poverty। अब क्या हुआ कि जैसे 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 पीरियड आफ्टर पीरियड, मतलब पीरियड चलता गया, वैसे वैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। अब इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पे पॉपुलेशन ठीक है था, इतना ज्यादा नहीं था, पर उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो वैसे वैसे हमारी डिमांड जो थी वो कम पूरी होने लगी, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेस इतने थे जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम जो है वो भी लो हो गया। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक पर्सन की एक महीने की इनकम, जितने भी सिटीजन हैं उनमें से कोई भी एक सिटीजन की एक महीने की इनकम, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा, सॉरी एक महीना नहीं, एक साल की इनकम, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती गई, क्योंकि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी, पॉपुलेशन इतना राइज हो गया था, तो पॉपुलेशन राइज हो गया तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है।
तो जिसके वजह से पॉवर्टी जो है वो बढ़ती गई, आगे 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 आते 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 बढ़ती गई। ठीक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्रूव्ड अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर बट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया नया, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ, पर जो लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को ले पाते थे, उसका फायदा ले पाते थे, उनका ही हुआ। काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं लिया है। ठीक है, तो उसके वजह से वहां पे प्रोडक्शन रेशियो भी कम होगा। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा में पहुंच जाओ, सबसे ज्यादा वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाइब्रिड सीड यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन रेशियो बढ़ गया है। अब वही चीज अगर हम बिहार में चले जाए तो बंदे के पास खाने का पैसा नहीं, हाइब्रिड सीड क्या परचेज करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी भी रीजन्स हैं, ऐसे ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है जहां पे। ठीक है, और उसके वजह से पॉवर्टी धरी की धरी है, वहां पे बदलाव नहीं आया है, कम नहीं हुई, बढ़ती गई है। ठीक है, क्लियर। द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स विच फर्दर लेड टू पॉवर्टी। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और सामने आप यहाँ पे सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करती नहीं है, जिसके वजह अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पॉवर्टी कम होगी। पैसा आएगा आदमी के पास तो ही वो बेसिक नेसेसिटी परचेज करेगा ना, पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आए दिन पॉपुलेशन ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा चाइना को ओवरटेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी साथ साथ में बढ़ता है। चलो भाई हम दोनों साथ में चलते हैं, और साथ में और तीसरा भी आ गया पॉवर्टी। ठीक है, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लेड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस पॉवर्टी। अब सोशियो कल्चरल मतलब कि हमारा जो ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, साथ साथ में कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि प्राइस राइज हो गया। ठीक है, अब अभी हाल फिलहाल अमूल वो जो मिल्क का पाउच आता है, बॉटल आती है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, अब जिनके पास एक थैली परचेज करने के पैसा नहीं है, ठीक है, उसका और भाव बढ़ा रहे हो आप। जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, फिर वो क्या करेंगे, वो मिलावट वाला दूध पियेंगे, फिर पाउडर वाला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सोशियो कल्चरल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि प्राइस राइज हो गया, तो उसकी वजह से पॉवर्टी और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। ठीक है, there is unequal distribution of land and other resources, that is why there are large income inequality। अब लैंड का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस इनकम का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि हम लोग मान लो कि हमारे पूरे कंट्री में 20% पॉपुलेशन जो है वो हायर क्लास पीपल्स का है, मतलब कि रीच पीपल्स। ठीक है, 40% पॉपुलेशन जो है वो पुअर पीपल्स का है, पुअर पीपल्स 40%। ठीक है, अब समझो कि ये हमारी जो इनकम आती है 100% में से 40% रेशियो इनको जाता है, और 10% रेशियो जो है वो इनको जाता है। अगर 40% पॉपुलेशन है, पुअर पीपल्स है, ठीक है, उनको अगर 10% आप इनकम दोगे तो वो कहां से वो सस्टेन कर पाएंगे अपनी फैमिली को। और जिनको जरूरत नहीं है, जिनको 10% दे दी होती तो वो सेल्फ सस्टेनेंस हो जाता है इनका, और जिनको जरूरत नहीं है उनको ज्यादा दे रहे हो आप, वो ज्यादा कमा रहे हैं। इसीलिए तो बोला है ना, वो गैप है, द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरेस्ट। यही जो इंसाफ का तराजू बोलते हैं ना, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से, तो वो इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस हुआ तो क्या हुआ, जस्टिस मिला नहीं, तो यहाँ पे जस्टिस तो मिलता नहीं क्योंकि इम्बैलेंस है। ठीक है, दिस इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। क्लियर, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, बाय सर। Bye, sir. बाय।